बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर 6 सरफेस केमिस्ट्री में हम कैटालिसिस के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज इसका तीसरा पार्ट है और हम इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने इसकी फ़र्स्ट थ्योरी को स्टडी किया था। फर्स्ट थ्योरी मीन कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, कि कैटलिस्ट जो है वो किस तरह से अपनी कैटलिटिक एक्टिविटी को कैटलिस्ट जो है वो किस तरह अपनी कैटलिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास होमोजीनियस कैटालिसिस होती है जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स की जो फेज़ है वो सेम हो, मीन अगर रिएक्टेंट्स गैस है तो कैटलिस्ट भी गैस होना चाहिए, उस तरह के कैटलिटिक रिएक्शंस में कैटलिस्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाकर एक शॉर्ट एनर्जी का अल्टरनेटिव और लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला रूट प्रोवाइड करके रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था और इसकी एग्जांपल्स को भी हमने देखा था। आज के इस लेक्चर में हमने ये चीज़ देखनी है कि अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसेस हों या लिक्विड्स हों और कैटलिस्ट हमारे पास सॉलिड हो, मीन हमारे पास अगर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का कोई रिएक्शन है तो उसमें कैटलिस्ट कैसे अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। आया वो कंपाउंड फॉर्मेशन वाली थ्योरी, कंपाउंड फॉर्मेशन मैकेनिज़्म को ही इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन मैकेनिज़्म को ही फॉलो करेगा? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक और वो सरफेस फिनोमिना जो है यूटिलाइज़ करता है जिसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर्स में एडजॉर्प्शन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हमारे पास एडजॉर्प्शन थ्योरी है ये वहीं से आई है। इसमें बेसिकली एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। कैटलिस्ट एडजॉर्प्शन के फिनोमिना के थ्रू अपनी इस कैटलिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो इसको समझने के लिए आपको एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसमें जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े थे, जितनी भी हमने उसमें चीज़ें पढ़ी थी, उन सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तब आ जाकर आपको ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर समझ आएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी को। इसमें वो ये कहता है कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस कैटलाइज्ड बाय अ सॉलिड, यानी अगर हेट्रोजीनियस या कॉन्टैक्ट कैटालिसिस का प्रोसेस है जिसमें दो हमारे पास गैसेस हैं, रिएक्टेंट गैसेस की फॉर्म में हैं या लिक्विड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो क्या होगा? सॉलिड होगा। तो सॉलिड कैटलिस्ट और जो एज अ एडजॉर्बेंट वर्क करेगा और दूसरी साइड पे हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसेस हैं या फिर लिक्विड्स हैं। तो अगर इस तरह का रिएक्शन हमारे पास हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है तो इसमें कैटलिस्ट जो है वो एडजॉर्प्शन के थ्रू अपनी कैटलिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अच्छा जी अब हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। एक जनरल रिएक्शन हम देखते हैं और फिर उसके देखते हैं कि कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हैं जिसके ज़रिए से कैटलिस्ट अपनी कैटलिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, और फिर हम उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक जनरल रिएक्शन लिखा है जिसमें एक रिएक्टेंट ए एक दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बना देता है सी और डी, जिसमें एक कैटलिस्ट जो है वो यूज़ हो रहा है।
ऑब्वियसली इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसियस स्टेट में हैं, एज अ एडजॉर्बेट वर्क करेंगी, और कैटलिस्ट जो है जिसकी सरफेस यूज़ होगी एडजॉर्प्शन के लिए वो एडजॉर्बेंट है और वो सॉलिड स्टेट में है। अब इसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। 4 स्टेप्स के थ्रू ये कैटलिटिक एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट होगी। अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिसके ज़रिए से ये कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। एक जर्नल रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहला स्टेप आपके पास बिल्कुल सिंपल, आप स्टेप्स पढ़ें, आगे आप खुद अपनी वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लें बस। अब आपके पास 2 रिएक्टेंट्स हैं ए और बी। पहला स्टेप क्या है? एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सबसे पहले एडजॉर्प्शन का फिनोमिना होगा। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास कैटलिस्ट है, जो सॉलिड सरफेस जिसकी है, जिसके पास एक्टिव साइड्स मौजूद हैं, तो वो क्या करेगा, वो इन 2 रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस के ऊपर क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा। अब इसके अंदर वो सारे फैक्टर्स, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जो हमने एडजॉर्प्शन के प्रोसेस के अंदर डिस्कस की हैं। मीन टू से यहाँ पे एडजॉर्प्शन कब होगी, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जो आप कैटलिस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आप कैटलिस्ट चूज़ कर रहे हैं, आया वो कैटलिस्ट जो है वो उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कोई एफिनिटी शो करता है, कोई उनके साथ इंटरेक्शन शो करता है या नहीं करता। इसके लिए ज़रूरी है कि जो कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो रिएक्टेंट्स के साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन शो करे, चाहे वो फिज़िकल बॉन्डिंग के थ्रू हो, फिज़िकल एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो, केमिजॉर्प्शन हो, केमिकल बॉन्डिंग हो, क्योंकि अगर उनके दरमियान इंटरेक्शन होगा तभी एडजॉर्बेट, यानी जो एडजॉर्बेट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर जाकर एडजॉर्ब होंगे और यूं एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बताई गई हैं। दूसरे स्टेप में आपके पास क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम को आप देखें तो यहाँ पे आपको स्टेप वाइज सारी बातें बताई जाएंगी तो क्लियर होगा आइडिया आपको। सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये कैटलिस्ट की सरफेस है, आपको नज़र आ रही है। इस कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आए, एक रिएक्टेंट ए, एक रिएक्टेंट बी, ये डिफरेंट एक्टिव साइड्स पे जाकर क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन के थ्रू, फिजिकल एडजॉर्प्शन हो या केमिकल एडजॉर्प्शन हो, जो भी होगा, ये कैटलिस्ट की सरफेस पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होंगे? एडजॉर्ब हो जाएंगे। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आई थिंक आपको बता देना चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट के दरमियान क्या डिफरेंस है। प्रीवियस थ्योरी में, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी में, हमने कहा कि वहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो पहले इंटरमीडिएट बनाते हैं, बिफोर गोइंग टू फाइनल प्रोडक्ट वो इंटरमीडिएट बनाती हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट हमारे पास एक अनस्टेबल स्पीशी होती है जो फ़ौरन से क्या हो जाती है? प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है और यूं हमारे रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो केमिकल कैनेटिक्स सेमेस्टर 3 में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट जो है बेसिकली ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। इनमें बेसिक फ़र्क ये है कि ये दोनों शॉर्ट लिव्ड हैं, ये दोनों अनस्टेबल हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें, इंटरमीडिएट जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये इट इज़ हाईली अनस्टेबल एज़ कम्पेयर टू इंटरमीडिएट। एक फ़र्क ये हो गया कि जो स्टेबिलिटी है वो इंटरमीडिएट की ज़्यादा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की निस्बत। दूसरे लफ्ज़ में हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट की एनर्जी कम है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। तीसरी बात, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का जो टाइम पीरियड है ये जैसे ही बनता है फ़ौरन से ये प्रोडक्ट में चला जाएगा। फ्लिटिंग एग्जिस्टेंस है, पलक झपकने में ये बनेगा और पलक झपकने में ये जो है वो प्रोडक्ट में चला जाएगा। इंटरमीडिएट का थोड़ा सा इससे ज़्यादा है टाइम स्पैन, ये थोड़ा सा 1, 2, 4, 5 सेकंड के लिए एग्जिस्ट कर सकता है। मेन जो डिफरेंस है इंटरमीडिएट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में वो ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन आप इंटरमीडिएट को किसी तरीके से सेपरेट करके उसको स्टडी कर सकते हैं, जबकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट एक और टर्म भी यूज़ होती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट एक ही चीज़ है।
अगर हम डीप बात करें तो बेसिकली ये भी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस इसमें भी है। खैर ये आप जाकर पढ़ेंगे, अगर आप 7th 8th सेमेस्टर में आपने फिजिकल केमिस्ट्री को एज अ मेजर सेलेक्ट किया तो वहाँ पे आप काइनेटिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो खैर यहाँ पे आप इस चीज़ को ही समझें। आपको मैं डायग्राम के ज़रिए से एनर्जी डायग्राम की फिर हमें ज़रूरत पड़ गई। ये एनर्जी डायग्राम है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट के दरमियान फ़र्क समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अच्छा जी, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन ऐसा है कि जिसमें 2-3 मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो उसमें एनर्जी डायग्राम हम यूँ बनाते होते हैं। ये एक 2 स्टेप रिएक्शन की एनर्जी डायग्राम बनाई मैंने, जिसमें ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, रिएक्टेंट स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हम लेते होते हैं, एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे एनर्जी है। अब रिएक्टेंट्स जो है वो क्या होता है, ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है। ये रिएक्टेंट पहले इस ट्रांजिशन स्टेट पे जाएगा, ये उसकी एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये दूसरी जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोडक्ट है, ये जो पॉइंट है ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो पहले रिएक्टेंट एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे जाने के लिए फिर एक और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको यहाँ पे देखे नज़र आ रहा है कि इंटरमीडिएट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब स्टेबिलिटी उसकी कम है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम होती है, इंटरमीडिएट कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा स्टेबल होता है। और कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से होकर गुजर कर वो जाता है। ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का और इंटरमीडिएट का थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो बेसिकली यही इसमें बातें हैं कि कैटलिस्ट जो है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। प्रीवियस थ्योरी में वो इंटरमीडिएट बना देता है, इंटरमीडिएट का आपको पता है कि वो एक अनस्टेबल स्पीशीज है, वो फ़ौरन से वो प्रोडक्ट में चला जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो रेट फास्ट हो जाएगा। इस थ्योरी में बेसिकली वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उससे भी ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल सब्सटेंस है, और ये भी फ़ौरन से किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो शुरू में मैंने आपको कैटलिस्ट के मैकेनिज्म में बताया था कि ये किस तरह से जो है इसका तरीका वारदात क्या है, ये किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। ये हमें एक अल्टरनेटिव शार्ट एक्टिवेशन एनर्जी का रूट प्रोवाइड करता है जिससे जल्दी से रिएक्शन हो जाता है। अब वापस आते हैं अपने जो है वो काम की तरफ। तो हम बात कर रहे थे पहले स्टेप में क्या होगी, एडजॉर्प्शन होगी कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट्स की। दूसरे स्टेप पे क्या होगी, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। यानी इसमें ये है कि ये रिएक्टेंट्स एक दूसरे के जब करीब आएंगे, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट ए और बी आपस में, ए और बी के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, और जो इन रिएक्टेंट्स का कैटलिस्ट के साथ आपस में जो कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेकेज स्टार्ट हो जाएगी। यानी मुकम्मल तौर पे ना वो डिटैच होंगे कैटलिस्ट से और ना ही मुकम्मल तौर पे उन आपस में वो रिएक्ट कर सकेंगे कि न्यू प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, देखें जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है यानी रिएक्टेंट एक दूसरे के करीब आते हैं, ए और बी आपस में रिएक्शन शो करते हैं। अब जब वो ए और बी आपस में रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ना ए रहेगा ना बी रहेगा। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एक अलग से अपनी शनाख्त है, ना वो प्रोडक्ट सी और डी है, ना वो रिएक्टेंट ए और बी है। ठीक है, अब यानी इसका मतलब है वो मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट भी नहीं बना और अभी वो रिएक्टेंट्स भी नहीं रहा, सेपरेट भी नहीं है, वो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये ना रिएक्टेंट होता है, ये ना प्रोडक्ट होता है, इसकी एक अलग से अपनी आइडेंटिटी है। इसका यह मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कि ए और बी के दरमियान बॉन्ड, ए और बी जो है वो आपस में रिएक्शन शो कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, उनके दरमियान जो भी एक काम है वो स्टार्ट हो चुका है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, बॉन्ड बन रहे हैं, न्यू बॉन्ड बन रहे हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं आपस में, जो भी उसमें न्यू एक कंपाउंड बन रहा है वो काम स्टार्ट हो चुका है। लेकिन स्टिल वो कैटलिस्ट भी उसके साथ मौजूद है, वो भी वहाँ पे मौजूद है, वो भी उनकी इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को कैटलाइज कर रहा है। तीसरा स्टेप है हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब दूसरे स्टेप में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, तीसरे स्टेप में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है।
जैसे ही डिकम्पोज होगा अब वो फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। यानी जो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना था जिसमें दोनों रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं, कैटलिस्ट भी मौजूद है और रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, नए बॉन्ड बन रहे हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं। तो अब वो काम मुकम्मल हो चुका। अब क्या होगा, एक ट्रू केमिकल बॉन्ड बनेंगे। जो पहले पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन थी या पार्शियल बॉन्ड ब्रेकेज हो रही थी, अब जितने जो न्यू बॉन्ड बनने थे वो मुकम्मल तौर पर बन जाएंगे, जो पुराने बॉन्ड टूटने थे वो मुकम्मल तौर पर टूट जाएंगे और हमारे पास ये सी और डी की फॉर्म में प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन स्टिल यहाँ पे ये प्रोडक्ट अभी भी कैटलिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, उनका कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड है, एडजॉर्ब्ड है। पहले वो रिएक्टेंट्स की फॉर्म में एडजॉर्ब थे, अब वो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में एडजॉर्ब हो रहे हैं। अब यूँ समझें कि कैटलिस्ट जो है ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। इस कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर, इसकी रूफ के ऊपर ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे रिएक्टेंट्स अटैच हुए थे, अब यहीं पे रह के वो आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जो है वो रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन अभी सरफेस उसी की ही प्रोवाइड हो रही है। फोर्थ स्टेप है डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो है, अब चूंकि प्रोडक्ट बन चुका, अब हमें कैटलिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है इनके दरमियान डिसॉर्प्शन होगी और ये प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और कैटलिस्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे आ जाएगा, कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा। यही कैटलिस्ट की डेफिनेशन है कि ये खुद कंज्यूम नहीं होता, सिर्फ रिएक्टिव रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो ये आपके पास इस तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा और कैटलिस्ट थ्रू आउट द रिएक्शन साथ साथ रहता है और रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो ये एक सिंपल जनरल मैकेनिज्म था एडजॉर्प्शन थ्योरी के थ्रू, एडजॉर्प्शन के मैकेनिज्म के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैटलाइज किया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा कि ये वाला मैकेनिज्म वो तभी अडॉप्ट करेगा जब आपके पास हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो, जब कैटलिस्ट की और रिएक्टेंट्स का जो फेज है वो डिफरेंट हो। ठीक है जी, अब यही मैकेनिज्म अडॉप्ट करके हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। आपने ये बहुत ही मशहूर ज़माना हमारे पास रिएक्शन है, क्या नाम है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, या आप पढ़ चुके हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की जब हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, निकल या प्लाटीनियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में। ये एक सॉलिड होता है और ये इथीन भी हमारे पास गैस है, हाइड्रोजन भी गैस, रिएक्टेंट्स हैं। तो इसमें वही सारा ये पूरा एक आपको रिएक्शन दिखाया गया है, ओवरऑल रिएक्शन। फिर इसको स्टेप वाइज दिखाया गया, इसमें ये वाले स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले एडजॉर्प्शन होगी हाइड्रोजन मालिक्यूल की। एक रिएक्टेंट जो है, हाइड्रोजन के जो मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जाकर क्या होंगे, अटैच होंगे। ये स्टेप 1 है। आपके पास ये निकल कैटलिस्ट है, उसकी सरफेस है, तो ये निकल के साथ जाकर हाइड्रोजन के मालिक्यूल एडजॉर्ब होंगे। ये इसकी एडजॉर्प्शन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एडजॉर्ब हुआ। देखें अब पहले इसमें भी वही काम है, पहले स्टेप में हाइड्रोजन मालिक्यूल एडजॉर्ब तो हुआ लेकिन वो एज अ होल पूरा मालिक्यूल ही एडजॉर्ब हुआ है, हाइड्रोजन का मालिक्यूल जिसमें 2 एटम्स हैं। साथ साथ क्या होता है कि हाइड्रोजन के ये वाला जो बॉन्ड है इसकी ब्रेकेज स्टार्ट हो जाती है और उसकी कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, आपके पास H2 में 2 एटम्स मिले होते हैं और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। ज़ाहिर है हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। तो अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और पहले जो पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन या पार्शियल बॉन्ड ब्रेकेज थी, इस दूसरे स्टेप में आकर कंप्लीटली हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है वो आपस में उनका बॉन्ड टूट चुका, वो एटम्स की फॉर्म में आ चुका। अब वो कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बना हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम अलग, दूसरा हाइड्रोजन एटम अलग। दूसरे स्टेप में ये बात हो चुकी। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तीसरे स्टेप में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, यानी द केमिसॉल्व्ड हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम केमिकल बॉन्ड के जरिए से कैटलिस्ट के ऊपर एडजॉर्ब हो चुका होता है, इट इज़ देन अटैच्ड टू इथीन मॉलिक्यूल बाय पार्शियल केमिकल बॉन्ड्स। अनस्टेबल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज दस फॉर्म। अब क्या होगा, वही काम होगा। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है एक साइड पे वो कैटलिस्ट के साथ अटैच हुआ है, दूसरी साइड पे वो दूसरा जो रिएक्टेंट है इथीन का मॉलिक्यूल उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। अब वहाँ पे देखें पार्शियल, जहाँ पे भी पार्शियल बॉन्ड ब्रेकेज होगी या पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। एक सॉलिड लाइन ट्रू केमिकल बॉन्ड को शो करती है, कंप्लीट केमिकल बॉन्ड को। अब इसका यह मतलब है कि इस कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेकेज स्टार्ट हो गई और इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है।
तो यहाँ पे ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकेज हो रही होती है उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अब ना तो ये ट्रू एक इथीन का मॉलिक्यूल है, ना ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये अलग से एक कोई चीज़ है जिसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है, कार्बन भी मौजूद है। देखें तो हमारे पास कार्बन के आपको 5 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। वैसे ये 2 हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन कार्बन का 3, एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, एक इस हाइड्रोजन के साथ नज़र आ रहा है। लेकिन ये क्योंकि ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं होते इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये वही चीज़ है। सॉरी, ये डबल बॉन्ड था ना कार्बन का पहले, सी डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये दूसरा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अभी ब्रेक तो नहीं हुआ, कंप्लीट बॉन्ड तो मौजूद है। 2 ये बॉन्ड, 2 ये, एक हाइड्रोजन के साथ न्यू भी बना रहा है, तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इधर अगर पार्शियल ब्रेकेज हो रही है तो इधर पार्शियल ही फॉर्मेशन हो रही है। जब ये कम्प्लीटली टूट जाएगा तो ये कम्प्लीटली बन जाएगा। तो कार्बन की जो वैलेंसी हमारे पास वो 4 ही रहेगी। हम केमिस्ट्री को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या होगा, डीकम्पोजिशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड डिसॉर्प्शन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। फोर्थ फाइनल स्टेप में जाकर क्या होगा कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हुआ इसकी डीकम्पोजिशन होगी। डीकम्पोजिशन क्या होगी कि ये वाला जो डबल बॉन्ड था, अब ये पहले जो पार्शली ब्रेक हो रहा था, अब ये कम्प्लीटली इसकी ब्रेकेज हो जाएगी और न्यू हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड जो पार्शली फॉर्मेशन जिसकी हो रही थी ये कंप्लीट फॉर्मेशन होगी और हमारे पास ये इथेन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा और साथ में उसकी जो निकल कैटलिस्ट के साथ उसकी एड्जॉर्प्शन हुई थी वो डिसॉर्प्शन भी हो जाएगी, वो उसके साथ डिटैच हो जाएगा, कैटलिस्ट रिकवर हो जाएगा और हमारे पास जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये सिंपल इसका मैकेनिज्म है। उसके बाद एक थोड़ी सी बात इसके अंदर है कि एक्टिव सेंटर्स को देखिए। कैटलिटिक सरफेस हमने कहा कि कैटलिस्ट के ऊपर जाकर रिएक्टेंट एड्जॉर्ब होते हैं। एड्जॉर्प्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि एड्जॉर्प्शन सिर्फ उन्हीं पोजीशंस पे होती है जहाँ पे एक्टिव साइट मौजूद हो। सिर्फ एक्टिव साइट पे जाकर ही कोई रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल या कोई भी एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल जाकर क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। अब हमने ये देखना कि कैटलिस्ट में क्या चीज़ एज अ एक्टिव साइट वर्क करती है, उसमें एक्टिव सेंटर्स कौन से हैं, क्या हर जगह पे जाकर मॉलिक्यूल। देखिए अब यहाँ पे एक निकल का आपको क्रिस्टल दिखाया गया है, तो ये देखिए निकल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे निकल के मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या ये हर जगह पे जाकर इन बिटवीन द निकल्स भी जाकर हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हो पाएगी? ऐसा नहीं होता। जस्ट लाइक सरफेस टेंशन की तरह द कैटलिस्ट हैज़ अनबैलेंस्ड केमिकल बॉन्ड्स ऑन इट। जिस हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं, लिक्विड्स की ऊपर लोअर मिनिस्कस अपर मिनिस्कस होता है, तो इसी तरह हमारे पास जो कैटलिस्ट है उसकी जो सरफेस होती है वो भी अनबैलेंस होती है, बिल्कुल बैलेंस नहीं होती। रिएक्टेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस बाय दीज फ्री बॉन्ड्स। उनमें फ्री बॉन्ड्स होते हैं, उनमें क्रैक्स भी हो सकते हैं। ये देखिए क्रैक होते हैं, कहीं पे निकल निकल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, क्रैक होता है। उनके कॉर्नर के ऊपर, पीक के ऊपर कहीं पे ऐसी सरफेस होगी तो उन क्रैक्स के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उन लूज बॉन्ड जहाँ पे आपको वहाँ पे एब्जॉर्बेट को नज़र आएगा, फ्री बॉन्ड नज़र आएगा, वो वहाँ पे जाकर अटैच हो जाएंगे। ये देखिए उसके कॉर्नर के ऊपर फ्री बॉन्ड है, यहाँ पे फ्री बॉन्ड है, अटैच हो सकता है। ये फ्री बॉन्ड निकल के साथ अटैच हो सकता है। इस फ्री बॉन्ड जहाँ पे आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रहे हैं वहाँ पे वो जाकर निकल के साथ अटैच हो सकता है। इधर भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, नीचे भी अटैच हो सकता है, ऊपर भी अटैच हो सकता है। लेकिन जहाँ पे ट्रू बॉन्ड्स हैं वहाँ पे अटैच नहीं हो सकता, वहाँ पे उसकी वैलेंसी ऑलरेडी वो फुल्ड है। हाँ, यहाँ पे क्रैक्स है, फिर यहाँ पे वहाँ पे भी अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी अटैच। तो जहाँ जहाँ पे आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं ये उसकी एक्टिव साइट्स है, ये उसके फ्री बॉन्ड्स है, लूज बॉन्ड्स है, जहाँ पे जाकर वो क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगी और फिर वो कैटालिटिक एक्टिविटी को कैटलाइज कर देगा। ये इसके एक्टिव सेंटर्स हैं। ये पीक, कहीं पे ये पीक्स होती हैं तो ये उसकी एक्टिव साइट्स बढ़ गई। तो इन शॉर्ट यहाँ पे आपको निकल के अंदर जो कैटलिस्ट दिखाया गया है, जहाँ पे भी डॉटेड लाइंस है ये उसके एक्टिव सेंटर्स हैं। ये उसके कार्नर्स पे भी हो सकते हैं, ये उसकी पीक के भी हो सकते हैं, ये उसकी साइड्स पे भी हो सकते हैं, ये उसके अंदर क्रैक्स में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जाकर सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगी, वो एब्जॉर्ब होगा, इसके ऊपर सवार होगा, फिर ये इस कैटलिस्ट को जाकर लेकर जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर डिसॉर्प्शन होगी और वो सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो होंगे और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और इस तरह से हम कहेंगे कि वो एब्जॉर्प्शन के फिनोमेना के थ्रू इस अपनी एक्टिव साइट की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो इसको कैटलाइज कर रहा है। ओवरऑल आप इस पूरे कैटालिसिस के टॉपिक को मैं समराइज़ कर दूँ एक ही लाइन में, एक ही मिनट में, वो ये है कि कैटालिसिस के अंदर ऐसा रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो। इसमें टाइप्स होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, उसका आपको क्लियर। इसमें 2 थ्योरीज हैं मेन, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, एक एड्जॉर्प्शन थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज में जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एक ही है कि कैटलिस्ट ने दोनों
तरीक़ों में जो रिएक्शन को कैटलाइज़ करना है, एक ही काम करना है, क्या कि उसने एक एक लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला रूट प्रोवाइड करना। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी बीसीजी चौक वाले, कि आपको 2 रास्ते आपके सामने हैं, एक शॉर्ट रास्ता है, एक लॉन्ग रास्ता है, तो कैटलिस्ट आपको चौर रास्ता देगा, शॉर्ट रास्ता प्रोवाइड करेगा जिसमें आप जल्दी जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो अब वो चौर रास्ता इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी में वो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रहा है लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला, जिस पे चलकर आप जल्दी जल्दी जो है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकते हैं। और एडजॉर्प्शन थ्योरी में वो चौर रास्ता आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना कर दे रहा है। देखिए, जब आप इंटरमीडिएट बना देंगे फिर आपका काम ख़त्म हो, फिर खुद इंटरमीडिएट ही जल्दी से भागने की कोशिश करेगा प्रोडक्ट में जाने की, क्योंकि वो अनस्टेबल है। ठीक है, वो स्टेट ही अनस्टेबल है। इसी तरह जब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो इतनी अनस्टेबल स्टेट है कि वो खुद से भाग कर जाएगा, कोई एक ऐसी जगह ढूंढेगा जिसमें वो स्टेबल फील करे। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ इन द सर्च ऑफ स्टेबिलिटी। हर बंदा जो है वो स्टेबिलिटी की भाग में है। तो खैर, ये आपका कैटालिसिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ 3 पार्ट्स में। होप सो आप इसमें कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं हुआ होगा। स्टिल अभी आपको अगर लगता है कोई आपको कन्फ्यूजन या कोई इसमें क्वेश्चन है, तो आप इसको डिस्कशन लेक्चर में पूछ सकते हैं। थैंक यू।